इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे वक्र का अध्ययन करेंगे जिसका उपयोग हम ओलिगोपोली और डुओपोली में इक्विलिब्रियम की समस्या को सुलझाने या समझाने के संदर्भ में करते हैं। इस वक्र को हम लोग आइसोप्रॉफिट कर्व के रूप में जानते हैं। सम लाभ वक्र। ओलिगोपोली पर आगे हम लोग एक और मॉडल पढ़ेंगे जो स्टैकिलबर्ग के मॉडल के रूप में जाना जाता है। और स्टैकिलबर्ग ने एक वक्र का उपयोग इसे समझाने के लिए किया था। प्रारंभ में इसे स्टैकिलबर्ग इंडिफरेंस कर्व के रूप में जाना जाता था और इसी कर्व को हम ओलिगोपोली के संदर्भ में आइसोप्रॉफिट कर्व के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि आइसोप्रॉफिट कर्व क्या है और इसके पूर्व हम उन मान्यताओं को ध्यान में रखें जो ओलिगोपोली के संदर्भ में हैं और जिसके संबंध में ये वक्र हम वहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। ओलिगोपोली में इस समस्या के संदर्भ में, क्योंकि वक्र में दो ही विक्रेताओं के उत्पादन को प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए ये मान लिया गया है कि केवल दो ही उत्पादक हैं जो एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और बाजार की कुल मांग को ये दोनों पूरा करते हैं। और बाजार की मांग के अनुरूप और इन दोनों फर्मों के लागत के दशाओं के अनुरूप दोनों फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। और यहाँ पर ये भी मान लिया गया है कि एक फर्म द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको दिया हुआ मानकर दूसरा फर्म अपना निर्णय अपने उत्पादन के संदर्भ में लेती है। और इस रूप में जब हम सम लाभ वक्र की चर्चा करते हैं तो हम किसी एक फर्म के लाभ को समान करने का प्रयास करते हैं। और वैसी स्थिति में इस लाभ की गणना करते समय हम दोनों उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्राओं को ध्यान में रखते हैं। अर्थात यदि हम एक फर्म ए हो और दूसरी फर्म बी हो और यदि हम ए फर्म के लाभ वक्र की चर्चा करें तो हम वहाँ देखेंगे कि फर्म बी द्वारा किसी निश्चित उत्पादन के दिए हुए होने पर फर्म ए कितना उत्पादन कर रही है। तो फर्म बी जितना उत्पादन करती है और फर्म ए जितना उत्पादन करती है, इन दोनों उत्पादनों का एक पेयर या कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरह से यदि फर्म बी किसी दूसरे उत्पादन स्तर को चुनती है तो फर्म ए उसके अनुरूप कितना उत्पादन करता है, ये दोनों के इस उत्पादन के कॉम्बिनेशन को एक दूसरा संयोग हम कहेंगे जो दोनों के उत्पादन का संदर्भ में है या दोनों के अलग अलग दोनों के उत्पादनों के एक निश्चित मात्रा के संयोगों को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार तमाम संयोग बनेंगे जिसमें बी फर्म के
उत्पादन की मात्रा और ए फर्म के उत्पादन की मात्रा के विविध संयोग होंगे। उन संयोगों पर ए फर्म के लाभ को यदि हम देखें तो कुछ संयोगों किसी एक निश्चित संयोग पर लाभ को देखें और उससे तुलना दूसरे संयोगों की करें तो दूसरे संयोग में कुछ संयोग ऐसे होंगे जो जिस दिए हुए हम संयोग की बात कर रहे हैं उसकी तुलना में अधिक लाभ प्रदर्शित करेंगे, कुछ कम लाभ प्रदर्शित करेंगे, कुछ उसके बराबर लाभ प्रदर्शित करेंगे। तो उन ऐसे संयोगों को जो बराबर लाभ प्रदर्शित करते हैं उनको प्रदर्शित करने वाले जो बिंदु होंगे उनको हम मिलाएं तो जो लोकस ऑफ पॉइंट बनेगा, जो बिंदु पथ बनेगा, इस बिंदु पथ को हम लोग आइसोप्रॉफिट कर्व या समलाभ वक्र का नाम देंगे, क्योंकि ए फर्म और बी फर्म द्वारा उत्पादित जो ये वस्तुओं के मात्राओं के जो ये विभिन्न संयोग हैं, उन संयोगों पर ए जितनी वस्तु की मात्रा बेचता है उससे जो उसको आय प्राप्त होती है उसका लाभ प्रत्येक संयोग पर एक जैसा है। इस नाते फर्म ए के लिए ये उसके लाभ का लाभ का वक्र होगा, अर्थात सभी संयोगों पर उसके लाभ बराबर होंगे। यदि हम बी फर्म के संदर्भ में देखें तो बी फर्म ए के दिए हुए किसी उत्पादन के स्तर पर अपने उत्पादन को निर्धारित करेगी और इस प्रकार से ए और बी द्वारा बेची जाने वाली या बाजार में प्रस्तुत की जाने वाली मात्राओं का ये एक संयोग होगा। इसी तरह से यदि ये अपने निर्णय को बदलता है तो उसको देख करके बी अपने उत्पादन के स्तर को दूसरा तय करेगी इस दृष्टि से कि उसका लाभ अधिकतम हो, और वैसी स्थिति में ये दोनों के दूसरे संयोग होंगे। ऐसे तमाम संयोग दोनों की मात्राओं के बनेंगे और जैसा कि मैंने पहले बताया कुछ संयोग किसी एक निश्चित संयोग की तुलना में अधिक और कुछ संयोग कम और कुछ संयोग बराबर लाभ दिखाएंगे। जिन संयोगों से बराबर लाभ बी फर्म को मिलेगा उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को यदि हम मिलाएंगे तो जो बिंदु पथ बनेगा, लोकस ऑफ पॉइंट्स, जो ए और बी फर्म के विभिन्न उत्पादन के मात्राओं के संयोगों को प्रदर्शित करेंगे और जिन पर बी को मिलने वाले लाभ समान होंगे उनको जब हम मिलाएंगे तो ये फर्म बी का सम लाभ वक्र होगा। तो इस प्रकार से जो सम लाभ वक्र है वो किसी एक फर्म के लाभ को वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बताएगा, लेकिन इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उस फर्म के उत्पादन की मात्रा के साथ दूसरी जो उसकी प्रतियोगी फर्म है उसके वस्तु की मात्रा जुड़ी हुई है और इस प्रकार से सम लाभ वक्र किसी एक फर्म के लाभ के समानता को प्रदर्शित करता है और इस वक्र पर दोनों फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संयोग प्रदर्शित हैं। जिस फर्म का ये लाभ वक्र होगा उस फर्म द्वारा इन विभिन्न बिंदुओं पर जो मात्राएं बेची जाएंगी उस पर जो उसको लाभ प्राप्त होगा उस लाभ की गणना हम इस पर करेंगे। तो इस प्रकार से फर्म ए और फर्म बी दोनों के लिए अलग अलग सम लाभ वक्र होंगे। अब एक प्रश्न ये उठता है कि इनका स्वरूप कैसा होगा, ये वक्र जब हम बनाएंगे तो कैसा होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ए फर्म की वस्तु तो दोनों एक ही बनाते हैं, ए द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु को हम y1 लिख रहे हैं और बी फर्म द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु को y2 लिख रहे हैं। बी फर्म की मात्रा को y अक्ष पर दिखा रहे हैं और ए फर्म की मात्रा को x अक्ष पर दिखा रहे हैं। और अब हम अगर चित्र की तरफ चलें तो हम आपको एक चित्र बना के दिखाने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पर ये नीचे वाले हिस्से में एक हमने चित्र बनाया है। यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं, ए का उत्पादन एक्स अक्ष पर है, बी का उत्पादन वाई अक्ष पर है, बी की मात्रा को y2 और x की मात्रा को y1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हम एक निश्चित बिंदु पर आपको ले चल रहे हैं और वो बिंदु है A, और इस बिंदु पर यदि आप देखेंगे तो इस बिंदु पर B द्वारा जो उत्पादित की जा रही मात्रा वो है OY2 डैश, और इसी तरह से A द्वारा जो उत्पादित की जा रही मात्रा है OY1 डैश इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर लाभ का एक निश्चित स्तर ए फर्म को मिलता होगा। तो एक निश्चित लाभ उसे मिल रहा है। अब एक दूसरी स्थिति में हम आपको ले जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यदि बी अपनी वस्तु की मात्रा में कमी कर दे तो यदि ए के लाभ को पूर्ववत रखना है तो ये अपने उत्पादन में क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा या कमी करेगा या अपने उत्पादन को ज्यों का त्यों रहने देगा। वैसी स्थिति में, उसी स्थिति में तो होगा क्या, ये भी जरा देख लीजिए। हमने पहले कूर्नो के मॉडल पढ़े हैं और वहाँ हमने देखा है कि जब कोई फर्म अपने उत्पादन को कम करती है और दूसरा उत्पादक अपने उत्पादन को यथावत रखता है, वैसी स्थिति में बाजार में कुल आपूर्ति घट जाती है जिससे मूल्य बढ़ जाता है उस वस्तु का। और अगर वस्तु का मूल्य बढ़े और ए व्यक्ति फर्म अपनी वस्तु की मात्रा को पहले जितनी ही बेचे तो उसके लाभ बढ़ जाएंगे और आपको लाभ को समान रखना है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि ए यदि अपनी वस्तु की मात्रा को गिराएगा तभी जाके लाभ को आप पहले स्तर पर मेंटेन रखेंगे, अगर कम नहीं करता है तो लाभ उसका बढ़ जाएगा। तो हमको वक्र पर लाभ को बराबर रखना है, इसलिए जब बी फर्म अपनी वस्तु की मात्रा को घटाएगा तो ए फर्म भी अपनी वस्तु की मात्रा को घटा देगा ताकि लाभ पूर्वोत्तर स्तर पर बना रहे। और वैसी स्थिति में हम इस बिंदु से, ये देखिए y1 y2 डैश से घट के वो y2 डबल डैश पर आता है, ये बी बिंदु पर। तो अगर a यहाँ d पे रहता अर्थात y की y2 डैश मात्रा के साथ अगर वो पहले जितना ही उत्पादन करता तो वो d बिंदु पर रहता, और अगर d बिंदु पर रहता तो ऐसी स्थिति में उसका लाभ पहले से ज़्यादा हो जाता और इसलिए उसको अपने लाभ को घटाना पड़ेगा। देखा एरो का चिन्ह लगा है और हम कह रहे हैं अगर वो घटाए तो इस बिंदु पर अगर आ जाए तो ये एक ऐसा संयोग हो सकता है जिस पर लाभ जिस पर y वस्तु की मात्रा घटने के साथ ए का लाभ उतने हो जाए जितना ए बिंदु पर था। इसलिए चित्र की जो बाईं तरफ है वो वक्र का स्वरूप इस तरह का होगा। यहाँ पर यह भी हम आपको ध्यान दिला दें, क्योंकि मूल्य बढ़ा है और बढ़े हुए मूल्य पर लाभ को पूर्ववत रखना है, इस नाते बिक्री की मात्रा को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और इस तरह से यही स्थिति दूसरी तरह से भी की जा सकती है। यदि ये निर्णय ले कि बी व्यक्ति के उत्पादन के गिराने से बाजार में वस्तु की मात्रा, बिक्री की मात्रा घट गई है, इसलिए अब अधिक बिक्री करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। और वैसी स्थिति में वो उत्पादन को अगर बढ़ाए तो आपको पता है कि अगर उत्पादन बढ़ाता है तो लाभ उसी कीमत पर तो बढ़ जाएगा। लेकिन एक और यहाँ काम होगा, मतलब इस प्रक्रिया में एक और चीज़ जुड़ेगी कि जब ए फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाएगा तो बाजार में मूल्य गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपूर्ति वस्तु की बाजार में बढ़ेगी। तो जब मूल्य गिरेगा वैसी स्थिति में उत्पादन बढ़ाने पर उसके लाभ
पहले की तुलना में, पहले का मतलब ये स्तर नहीं, इस स्तर पर जितना लाभ है, अगर वो उत्पादन को गिराता है और मूल्य गिरते हैं, ऐसी स्थिति में भी कुछ सीमा तक उसके लाभ पहले से भी ज़्यादा हो जाएंगे। उस लाभ को पूर्व स्तर पर लाने के लिए उसको बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, इतनी कि कीमत इतनी गिर जाए कि उसकी कुल बिक्री और कीमत का जब गुणा करें तो कुल आय उसकी उतनी हो जाए जितनी पहले थी। तो इस साइड में तो उत्पादन को अपेक्षाकृत कम गिराना होता है, लेकिन अगर वो उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लेता है तो उत्पादन को और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण कीमतें तेजी से गिरें और लाभ का स्तर उसके मेंटेन हो जाए। तो क्योंकि लाभ के स्तर को मेंटेन करना है और अगर हमें वक्र बनाना है, तो वैसी स्थिति में इस वक्र का जो स्वरूप होगा वो इस बिंदु के पहले ये ढाल खड़ी होगी और इस बिंदु के बाद पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि करनी है, इस बिंदु के पहले पूर्ति में अपेक्षाकृत कम कमी करनी है। इस नाते इधर का वक्र अधिक ढाल वाला होगा और इधर का वक्र फ्लैट होगा और इस तरह से इस वक्र का स्वरूप होगा। तो जो आइसो प्रॉफिट कर्व हैं, यदि वो फर्म ए का हो और फर्म ए के उत्पादन को इधर दिखाया गया हो और फर्म बी के इधर, तो उसका स्वरूप इस तरह का होगा। और जो ये स्वरूप है उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये वक्र ए फर्म का है, ए फर्म का उत्पादन एक्स अक्ष पर दिखाया गया है और एक्स अक्ष की ओर ये कर्व जो है वो कनकेव टू द एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष की ओर नतोदर है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वक्र का स्वरूप एक्स अक्ष की ओर नतोदर होगा यदि यह ए फर्म के लाभ का वक्र है और यदि ए फर्म के उत्पादन की मात्राओं को एक्स अक्ष पर दिखाया गया है तो। और इसी तरह ठीक बी फर्म के भी सम लाभ वक्र बनाए जाएंगे और उसको अभी हम बाद में जब आएंगे तो इकट्ठे एक साथ हम फर्म बी के सारे वक्रों को आपको समझाएंगे। और देखना चाहें तो ये वक्र इस तरह का बनेगा, अभी इसका उल्लेख हम बाद में करेंगे। और वैसी स्थिति में ये वक्र बी फर्म का वक्र वाई अक्ष की ओर नतोदर होगा, ए फर्म का वक्र एक्स अक्ष की नतोदर होगा। और दोनों के नतोदर होने या इस स्वरूप के होने के पीछे कारण वैसे ही होगा। यहाँ पर हमने वाई वस्तु की मात्रा को घटा के और एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाने और घटाने के संदर्भ में इस वक्र को स्वरूप को देखे हैं। यही स्थिति हम बी के रूप अर्थ बी के लिए भी कर सकते हैं और वहाँ देखेंगे कि यदि ए फर्म अपने वस्तु के उत्पादन को गिरा देती है तो फर्म बी उत्पादन बढ़ा भी सकती है, उत्पादन घटा भी सकती है। उत्पादन घटाती है तो वक्र का स्वरूप जो है केंद्र की ओर इधर से इधर झुकेगा और ये तेज ढाल वाला होगा, और जब बढ़ाती है तो इधर जाएगा और अपेक्षाकृत इसकी ढाल कम होगी। तो वक्र का स्वरूप इस तरह का होगा बी के संदर्भ में। तो इस वक्र की एक विशेषता आपके संदर्भ में आ गई कि ये वक्र का स्वरूप ऐसा होगा और ये वक्र अक्ष की ओर न तो उधर होगा, उस अक्ष की ओर जिस पर उस फर्म की वस्तु दिखाई गई है, जिस फर्म का लाभ वक्र हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये ए फर्म का सम लाभ वक्र है। और एक और दूसरी विशेषता की तरफ हम आपको ध्यान दिला रहे हैं। अगर हम कई लाभ वक्र खींचें तो हमको देखना होगा कि विभिन्न लाभ के इन वक्रों पर, ये अनजमान वक्र जैसे ही वक्र हैं, इंडिफरेंस कर्व जैसे, इसी नाते इसको स्टैकेलबर्ग का इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। और ये इंडिफरेंस कर्व वो इंडिफरेंस कर्व जो भोग के क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं वो संतुष्ट के स्तर को दिखाता है। ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो लाभ के स्तर को दिखाएगा। तो उस पर वस्तु के दो विभिन्न संयोगों को दिखाते थे, इस पर हम दो उत्पादकों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये वक्र
अगर कई खींचे जाएं तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये इस दूसरे चित्र में हमें समझ में आ जाएगा। दूसरे चित्र में हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ए फर्म के लाभ वक्र की हम वो बना रहे हैं और हम ये देखें कि बी फर्म अपने उत्पादन को यदि गिरा दे तो क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जब बी फर्म अपने उत्पादन को गिराएगी तो बाजार में मूल्य बढ़ जाएगा, और जब बाजार में मूल्य बढ़ेगा तो ए फर्म का लाभ बढ़ जाएगा, अर्थात लाभ बढ़ जाएगा। तो अगर वो उतने उत्पादन करता है तो उस बिंदु पर नहीं रहेगा जिस पर वो पहले था, वहाँ से हट जाएगा। और जब हटेगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ देखेंगे हम, और जहाँ जाएगा वहाँ पर उसके लाभ का स्तर पहले से ज़्यादा होगा यदि वो उत्पादन के स्तर को पूर्ववत रखे। तो हमने यहाँ देखा था कि वो अपने उत्पादन के स्तर को या तो घटा या तो बढ़ा करके लाभ के उसी स्तर पर बने रहने का प्रयास करता है। लेकिन अगर वो ऐसा न करे और अपने लाभ उत्पादन के स्तर को पूर्ववत रखे तो बी की मात्रा घटने पर, बी द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा या बी द्वारा बेची जाने वाली मात्रा कम होने पर ए के लाभ बढ़ जाएंगे, और जहाँ वो बिंदु जाएगा उस बिंदु से जो समलाभ वक्र गुजरेगा वो अपेक्षाकृत अधिक लाभ के स्तर को व्यक्त करेगा। और इस चित्र में आप देखें, हमने ए फर्म के लाभ वक्र की हम गणना कर रहे हैं, इस नाते ए फर्म के लाभ को हमने स्थिर मान लिया, और ये लाभ इस वस्तु की मात्रा जो ए बेच रहा है उसको हमने लिखा OY1 डैश। तो वैसी स्थिति में ये OY1 डैश ये यहाँ है, और इस पर एक लाभ वक्र गुजर रहा है। यहाँ एक बिंदु है, तो मान लीजिए ए, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है सी। ए बिंदु पर हम प्रारंभिक स्थिति में हैं जहाँ पर उत्पादन Y जो कर रहा है, ये Y2 ट्रिपल डैश लगाया हमने, ये Y2 वस्तु है, और ये ट्रिपल डैश है, ये डबल डैश है, ये सिंगल डैश है। यहाँ इस प्रकार से तीनों की मात्राओं को लिखा हुआ है। यदि हम ए बिंदु पर हों तो हम ऊपर वाले वक्र पर हैं। यदि Y वस्तु की मात्रा घटा दी जाए तो हम बी बिंदु पर आ जाएंगे, इसकी मात्रा को अगर हम पूर्ववत रखते हैं तो। और यदि हम बी बिंदु पर आते हैं तो क्योंकि अब वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि आपूर्ति घट गई है, बी ने अपने उत्पादन गिरा दिया है, इस नाते ए का लाभ बढ़ जाएगा। तो जाहिर है कि ए बिंदु से जो सम लाभ वक्र गुजर रहा था, आइसो प्रॉफिट कर्व, उस पर लाभ का स्तर कम होगा और बी पर ज़्यादा होगा। यदि और घटाता है तो मूल्य और बढ़ेंगे, लाभ और बढ़ेंगे, सी पे और ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि इन वक्रों पर जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं वैसे वैसे लाभ का स्तर बढ़ता जाता है। तो इस रूप में एक और विशेषता मिली कि यदि कई समलाभ वक्र खींचे जाएं तो जिस फर्म का ये लाभ वक्र है उसकी ओर ये नतोदर होगा, और इस नतोदरता में जो वक्र सबसे नीचे होगा, अपेक्षाकृत जो निचले वक्र होंगे उन पर लाभ के स्तर ऊंचे होंगे। और अगर कहीं इस प्रकार से उसे चुनाव करना होगा तो उसको चुनेगा जिस वक्र पर उसके लाभ के स्तर अधिक हैं। और अब एक तीसरी विशेषता की तरफ हम आपको ध्यान ले जा रहे हैं कि यदि अब हम बी फर्म की मात्रा को निश्चित रखें और ए फर्म की मात्रा को घटा बढ़ा दें पहले से, वैसी स्थिति में हमने बी की मात्रा को यहाँ पर Y2 डैश स्थिर रखा है, और इस मात्रा पर हम इन तीन वक्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि उसको कितने विकल्प उपलब्ध हैं ए व्यक्ति के लिए। तो ए व्यक्ति के लिए हमारे इन तीन वक्रों में ए, बी, सी, डी, ई 5 विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें से वो चुनेगा, उसको चुनेगा जिस पर उसका लाभ अधिकतम हो। लाभ किस पे अधिकतम होगा? जो वक्र सबसे नीचे होगा, और सबसे नीचे वाला वक्र ये है। सबसे नीचे का वक्र ये, अगर मैं 1 2 3 लिखूं तो 3 नंबर का जो वक्र है वो सबसे नीचे है। अगर इसके नीचे कोई वक्र हो तो ये Y2 डैश उस पर नहीं आएगा, इस नाते ये सबसे नीचे वाला वक्र है जिसे Y2 डैश की दी हुई मात्रा पर ए फर्म प्राप्त कर सकता है। तो वैसे स्थिति में वो ई बिंदु को चुनेगा, और ई बिंदु
इन दिए हुए 5 विकल्पों में सबसे अधिक लाभ को उपलब्ध कराएगा। और अब जरा ई बिंदु की स्थिति देख लीजिए कि जब लाभ उसे अधिकतम हो रहा है वाई या बी की दी हुई y2 डैश की निश्चित मात्रा पर, तो वो बिंदु है ई। और ई बिंदु पर जो शर्त पूरी हो रही वो ये है कि ई बिंदु पर अगर आधार के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, जो ये खींची गई है, जब कोई y की मात्रा निश्चित होगी तो उस निश्चित मात्रा को हम सीधी रेखा के रूप में दिखाएंगे। ये सीधी रेखा इन आइसोप्रॉफिट कर्व्स को काटेगी, स्पर्श करेगी। तो जिस वक्र को यह स्पर्श करेगी वो अधिकतम लाभ का बिंदु होगा। और इसलिए उत्पादक ए व्यक्ति का लाभ अधिकतम वहाँ होगा जहाँ पर उसके आइसो प्रोडक्ट कर्व के शीर्ष को, उच्चतम स्थिति को कोई रेखा जो आधार के समानांतर होगी वो स्पर्श करेगी। और अगर स्पर्श करेगी तो वो उच्चतम बिंदु होगा उस वक्र का। और उच्चतम बिंदु की एक और विशेषता हम जानते हैं कि उस पर फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 होता है। अर्थात अगर हम इस आइसो प्रोडक्ट कर्व के अगर समीकरण दिया हो और उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें y1 के रेफरेंस में, तो अवकलन का मान 0 होना चाहिए। तो इस बिंदु पर लाभ अधिकतम होगा और इस चीज़ को हम आगे के अवधारणाओं में ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर इस वक्र में यहाँ हमने लिख दिया था कि when firm B chooses y2 बराबर y2 डैश firm एज मैक्सिमम पॉइंट इज, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिट गया है, ये मैक्सिमम पॉइंट उसका जो होगा वो एट ई पर होगा। अर्थात ई बिंदु पर उसका लाभ जो है वो अधिकतम होगा इस बिंदु पर। अब जरा हम इन वक्रों के अगर सब जो वक्र उसके लाभ के हैं उन प्रत्येक वक्र पर उसके आप संतुलन की स्थिति को देखना चाहें तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे वो प्रत्येक वक्र के टॉप पर, शीर्ष पर अपने संतुलन को स्थापित करेगा। अगर इन वक्रों पर उसे संतुलन पूछा जाए कि कहाँ पर वो उत्पादन करेगा, वैसी स्थिति में इन तीनों वक्रों को हमने दिखाने का प्रयास किया है। देखिए इस वक्र पर, इस बिंदु पर वो काम करेगा y2 डबल डैश की दी हुई मात्रा पर वो अपनी वस्तु की मात्रा निर्धारित करेगा, वो y1 डबल डैश, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा स्पर्श कर रही है उसको जो आधार के समानांतर है। अगर यहाँ आप देखें, मैं यहाँ भी अगर आपको बताना चाहूँ तो ये एक बिंदु है A, एक बिंदु है B, एक बिंदु है C। ये C बिंदु पर भी ये स्पर्श कर रहा है और अगर आप इस बिंदु पर खींचेंगे तब भी एक रेखा स्पर्श करेगी। इसका मतलब सबके शीर्ष बिंदुओं पर जहाँ आधार के समानांतर खींची जाने वाली रेखा स्पर्श करेगी वक्र को, उसी बिंदु को चुनेगा क्योंकि उस वक्र पर उसका लाभ सर्वाधिक होता है। या आप कहिए कि y की दी हुई मात्रा इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि वक्र के प्रत्येक बिंदु पर लाभ समान है, क्योंकि ये समलाभ वक्र हैं। लेकिन उसे डिसाइड करना है कि बी फर्म द्वारा उत्पादित किसी निश्चित मात्रा पर वो कितना उत्पादन करे जिससे उसका वो जिसके लिए वो सर्वाधिक बेहतर हो उसके लिए। तो जो उसका बेस्ट रिस्पांस होगा y की इन विभिन्न मात्राओं के संदर्भ में उसके दिए हुए समलाभ वक्र पर, वो ऊपर वाले वक्र के पर वो A बिंदु पर रहना चाहेगा, बीच वाले वक्र पर B बिंदु पर रहना चाहेगा, तीसरे वाले वक्र के C बिंदु पर रहना चाहेगा। ये उसका बेस्ट रिस्पांस है। y की दी हुई मात्रा के संदर्भ में, y2 की दी हुई मात्रा के संदर्भ में जो B द्वारा बेची जाती है, वह अपनी वस्तु y1 की मात्रा को निर्धारित करेगा। उसके साथ इस वस्तु की कितनी मात्रा वो प्रस्तुत करेगा बेचने के लिए, ये इसका रिस्पांस है, प्रत्युत्तर है। और इस प्रत्युत्तर को यदि हम देखें तो इसी को कहा जाता है कि ये उसका
रिएक्शन है बी फर्म के विभिन्न मात्राओं के संदर्भ में ए का सर्वोत्तम प्रत्युत्तर Y1 वस्तु के बिक्री की मात्रा के रूप में कैसा होगा, वो इन बिंदुओं से प्रदर्शित है। और अगर इन बिंदुओं को किसी रेखा से हम मिलाएं, किसी बिंदुओं को मिला दें तो जो वक्र बनेंगे, इसी वक्र को हम लोग रिएक्शन कर्व का नाम देते हैं, प्रतिक्रिया वक्र का नाम देते हैं। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने प्रतिक्रिया वक्र के संदर्भ में आपको विस्तार से समझाया है। और इस तरह से ये जो एक ए बी सी को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यहाँ रेखा होगी, अन्यथा ये अगर कोई इस तरह का भी स्वरूप हो जिसमें ये वक्र का रूप भी धारण कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हमको उदाहरण लागत और मांग के दिए जाते हैं उनमें ये सरल रेखा के रूप में हमारे समझ आता है। और क्योंकि दो ही उत्पादक हैं इस संदर्भ में भी, तो ये जो लाइन बनती है ये रिएक्शन कर्व है फर्म ए का। ये उसकी ये इक्वेशन है कि Y1 की मात्रा होगी कब, जब Y2 की कोई निश्चित मात्रा दी हुई होगी, उस पर ये फर्म ए का रिएक्शन व्यक्त करेगा। और ये अगर लागत और आय की दशाएं दी हों तो एक समीकरण के रूप में हमारे सामने आता है रिएक्शन कर्व का समीकरण। वो हमारे पिछले वाले वीडियो में है, वहाँ से आप विस्तार से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये फर्म का रिएक्शन कर्व बन जाता है। और ये इस रिएक्शन कर्व को इन्हीं समलाभ वक्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। और क्योंकि अल्पाधिकार में जो आगे के मॉडल आएंगे उसमें हम रिएक्शन कर्व और आइसोप्रॉफिट कर्व का उपयोग करेंगे, इस नाते ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी और इन्हीं के माध्यम से हम उन मॉडल्स को आसानी से समझ और समझा सकते हैं। तो अब हम बी के संदर्भ में आते हैं। बी का समलाभ वक्र कैसा होगा, और आपने देखा है, मैं पहले भी बता रहा था कि अगर बी की किसी निश्चित मात्रा, जैसे हमने कहा कि बी जिस वस्तु का उत्पादन कर रही Y2 का, उसकी किसी निश्चित मात्रा के साथ अगर हम Y की मात्राओं को घटाएंगे, यहाँ एरो का चिन्ह लगा हुआ घटाने का, तो वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ आ रहा था। क्योंकि जब Y की मात्राएं घटाई जाएंगी Y1 की, तो मूल्य बढ़ेंगे, और मूल्य बढ़ेंगे तो Y के लाभ बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसकी मात्रा वस्तु की निश्चित है। पहले कम मूल्य पर बेच रहा था, अब मूल्य बढ़ जाएगा तो लाभ बढ़ जाएंगे। इस नाते इनको प्रदर्शित करने वाले जो बिंदु हैं, सी बिंदु पर जितना लाभ होगा बी बिंदु पर उससे ज़्यादा होगा, ए बिंदु पर उससे भी ज़्यादा होगा। और इस प्रकार से ये वक्र जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे या वाई अक्ष की ओर बढ़ेंगे, उन पर जो है लाभ का स्तर बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ एक्स अक्ष की ओर बढ़ने पर लाभ का स्तर बढ़ रहा था, वैसे यहाँ पर वाई अक्ष की ओर बढ़ने पर लाभ के स्तर बढ़ेंगे। ये एरो के चिन्ह वृद्धि को दिखा रहे हैं कि इधर यदि आप एक्स की मात्राओं को घटाएंगे तो अगले समलाभ वक्रों पर लाभ के स्तर बढ़ते जाएंगे। और जैसे हमने रिएक्शन कर्व ए का दिया था, वैसे रिएक्शन कर्व हम बी का बना सकते हैं, और वैसे सिद्ध कर सकते हैं कि इनके जो टॉप्स हैं, इनके जो उच्चतम बिंदु हैं, इन उच्चतम बिंदुओं पर, उस वक्र पर उच्चतम बिंदु जो है वो उसका बेस्ट रिस्पांस होता है ए फर्म के उत्पादन की दी हुई मात्रा पर। तो ए फर्म जो वस्तु का उत्पादन कर रहा था वो Y1 है। Y1 की विभिन्न मात्राओं पर जो सबसे बेहतर जो उसके लिए विकल्प है कि कितना Y2 की मात्रा उत्पादित करे, उसको निर्धारित करते समय वो इन वक्रों के इन शीर्ष बिंदुओं को चुनेगा। और अगर इन शीर्ष बिंदुओं को, जैसे हम ऊपर बता रहे थे कि एक रेखा से मिलाएं, तो अब की बार बी का रिएक्शन कर्व बनेगा। और इस तरह से ये बी के समलाभ वक्र होंगे, आइसोप्रॉफिट कर्व्स। और इन कर्व के ये टॉप बिंदु होंगे। मान लीजिए मैं कहूँ ये है ए, ये है बी, ये है सी। इन सब बिंदुओं पर वही स्थिति होगी कि अगर आप कोई
y अक्ष के समानांतर रेखा खींचेंगे तो वो रेखा इस बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाएगी ऐसे, ये देखिए। और जब स्पर्श करेगी तो इसका मतलब है कि इस वक्र के का ये बिंदु उसके लिए सबसे बेहतर बिंदु होगा और इस नाते वो उसे चुनेगा। तो इन तीनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक सरल रेखा हमको मिलेगी जिसको हम रिएक्शन कर्व कहेंगे। ये फर्म बी का रिएक्शन कर्व होगा और ये फर्म y2 की मात्रा को प्रदर्शित करेगा तब जब y1 की मात्रा दी हुई होगी तो ये रिएक्शन होगा बी फर्म का y1 की दी हुई मात्रा पर y2 की कितनी मात्रा उत्पादित करेगा और उसको ये वक्र प्रतिबिंबित करेगा, दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये इन्हीं सम लाभ वक्रों के माध्यम से बी फर्म के रिएक्शन कर्व को खींचा जा सकता है। इन्हीं सम लाभ वक्रों के आधार पर ए वक्र के रिएक्शन कर्व को खींचा जा सकता है। और पीछे हमने देखा है कि दोनों के रिएक्शन कर्व अगर खींचे जाएं तो जिस बिंदु पर दोनों के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को काटते हैं वही बिंदु जो है दोनों फर्मों के लिए संतुलन का बिंदु होता है, अर्थात उस बिंदु द्वारा निर्धारित y1 और y2 की जो मात्राएं बेची जाएंगी उस पर दोनों फर्मों के लाभ अधिकतम होंगे। इसलिए ओलिगोपोली में वस्तु की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में ये दोनों संकल्पनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आइसोप्रॉफिट कर्व भी और ये रिएक्शन कर्व भी। और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। हम जितना सरल रूप में आपको उसको प्रस्तुत कर सकते थे उतने सरलतम रूप में हमने आपको बताया है और हमें विश्वास है कि इसको पढ़ के आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। और अगर एक बार में नहीं आता है तो कई बार पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ जाएगा तो अगले जो मॉडल्स हैं, चाहे वो स्टेकेलबर्ग के हों, चाहे वो एडवर्ड्स के हों, चाहे चैम्बरलिन के हों, और एक और मॉडल छूट रहा है वो, तो इन सब को हम समझ सकते हैं। इस नाते टूल्स के तौर पर इन दोनों संकल्पनाओं को आप अच्छी तरह तैयार कर लें और ताकि हम आगे और इसकी विस्तृत उपयोग कर सकें और अन्य मॉडलों को सुविधापूर्वक समझ सकें। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।